प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट का MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चन वो सभी MCQ क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये लूसेंट से होने वाला है। 100% लूसेंट से होगा और लूसेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स जो लूसेंट पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर एक दो बार पढ़े हुए हैं तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आए हैं क्वेश्चंस। वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 MCQ क्वेश्चंस इसी चैप्टर का, इसी अध्याय का, इसी टॉपिक का। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को महाकाव्य तथा पुराण में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है भारतवर्ष, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है जम्बूद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों जम्बूद्वीप। भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में जम्बूद्वीप कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है, यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन ए है भारतवर्ष, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है आर्यवर्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भारतवर्ष, ऑप्शन सी है हिंद अथवा हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद अथवा हिंदुस्तान। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार भारत के लिए हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। क्वेश्चन में ही ऑप्शन छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऑप्शन ए है 8 मंडल, ऑप्शन बी है 9 मंडल, ऑप्शन सी है 10 मंडल, ऑप्शन डी है 12 मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 10 है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऑप्शन ए है 1018 सूक्त, 1028 सूक्त, 1050 सूक्त, 1100 सूक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1028 सूक्त। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऑप्शन ए है 10,462, ऑप्शन बी है 10,500, ऑप्शन सी है 9800, ऑप्शन डी है 11,200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,462। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अथर्वयु, ऑप्शन बी है होत्री, ऑप्शन सी है उद्राटु, ऑप्शन डी है पुरोहित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो यहाँ पर पूछा गया है
कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है। ऑप्शन ए है तीसरे मंडल, ऑप्शन बी है 9वें मंडल, ऑप्शन सी है 10वें मंडल, ऑप्शन डी है 8वें मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र किस में है, तो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोम। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूक्त, ऑप्शन बी है खिल, ऑप्शन सी है ऋचा, ऑप्शन डी है संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खिल। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष सूक्त किस मंडल में है। ऑप्शन ए है 7वें मंडल, ऑप्शन बी है 8वें मंडल, ऑप्शन सी है 9वें मंडल, ऑप्शन डी है 10वें मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल। तो पुरुष सूक्त किस मंडल में है, 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वामना अवतार के 3 पक्षों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद। तो वामना अवतार के 3 पक्षों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। इसका ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 150। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 100। तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। तो सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है होत्री, ऑप्शन सी है उग्रातु, ऑप्शन सी है अथर्वी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है यज्ञ, ऑप्शन बी है मंत्र, ऑप्शन सी है गान, ऑप्शन डी है स्तुति। इसका सही उत्तर हो जाएगा गान। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गान। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उद्रार्तु, ऑप्शन बी है होत्री, ऑप्शन सी है अथर्वी, ऑप्शन डी है ऋषि। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलना है, कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल कितने मंडल है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25 मंडल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 मंडल। तो यूँ कहिए कि
अथर्व ऋषि द्वारा, अथर्ववेद जो लिखा गया था अथर्व ऋषि द्वारा, उसमें 20 मंडल हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए है लगभग 5987, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 7000, ऑप्शन डी है 5000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5987। अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किसकी दो पुत्री कहा गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है प्रजापति, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है मनु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजापति। अथर्ववेद में प्रजापति को ही सभा एवं समिति को दो पुत्री प्रजापति का ही कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है और वेदांगों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 6 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक वेदांग का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कल्प, ऑप्शन सी है निरुक्त, ऑप्शन डी है सूक्त। तो सूक्त जो है वेदांग का अंग नहीं है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष ये सभी जो है वेदांग का भाग है, लेकिन सूक्त नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है उपनिषद, ऑप्शन डी है आरण्यक। पुराणों में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण। पुराण में क्या होता था, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में ही मिलता था। यानी एक घटना के बाद दूसरा घटना और समय के साथ, ऐसा नहीं है कि एक घटना अभी हुआ दूसरा घटना कभी भी हुआ तो इसी घटना के साथ रिलेट किया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज घटनाओं को लिखा गया था पुराणों में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा, ऑप्शन बी है वेदव्यास, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है अथर्व ऋषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा को कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 108। तो आप लोग जो है इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। पुराणों की संख्या बोला है तो 18 टिक करना है। ओके, 118 किसकी संख्या है आप लोग कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। 118 किसकी संख्या है कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केवल कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। तो केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जा गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है आंध्र सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। गुप्त पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी है वायु पुराण, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं
पौराणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, हम आपके लिए टॉपिक वाइज हम रिवीजन के लिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है आप अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शेयर करना है जिससे आपका भी भला हो और आपके फ्रेंड्स का भी, जो भी फ्रेंड हो उसका भी भला हो, जिससे रिवीजन अच्छा तरीक़ा से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से टाइम की भी बचत होगी और रिवीजन भी अच्छा तरीक़ा से होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन देते हैं आंसर बोलते हैं, क्वेश्चन देते हैं आंसर बोलते हैं, जिससे आपका टाइम लैप्स नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति है? ऑप्शन ए है नारद स्मृति, ऑप्शन बी है मनु स्मृति, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी है पराशर स्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मनु स्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग काल। तो मनु स्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जातक में किसके पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है ऋषभदेव, ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो जातक में किसके पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है जातक में। किसमें मेरे प्यारे दोस्तों? जातक में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आगम, ऑप्शन बी है जातक, ऑप्शन सी है त्रिपिटक, ऑप्शन डी है कल्पसूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? ऑप्शन ए है भागवती सूत्र, ऑप्शन बी है कल्पसूत्र, ऑप्शन सी है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन डी है आचरांग सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवती सूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें भागवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है कलहन, ऑप्शन डी है अल्बेरोनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कहिएगा चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मात्र 18 मिनट में ही हम 44 क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग जीडी वगैरह करते होंगे तो इसका इम्पोर्टेंस आपको पता होगा, सुनने से कितना याद होता है। तो आपको करना क्या है, हम आपको देंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर होमवर्क देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर होमवर्क देंगे, उसे आपको कंप्लीट करना है। उसी तरह से हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर आगे इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए है बिल्हन, ऑप्शन बी है कलहन, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है पतंजलि। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलहन। कलहन ने ही संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन बी है मौर्य इतिहास, ऑप्शन सी है गुजरात का इतिहास, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक में प्राप्त होता है। इसका लेखक कौन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में सुरक्षित है? ऑप्शन ए है चचनामा, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है इंडिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चचनामा। चचनामा में ही अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत लिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है कात्यायन, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है टेसियस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है प्लिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
सेल्यूकस निकेटर, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको हम इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताएंगे, तो आपको कमेंट में करना है। हम आपको मिलाकर 3 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, तीनों क्वेश्चन को कमेंट में करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है पेरिप्लस, ऑप्शन बी है जियोग्राफी, ऑप्शन सी है इंडिका, ऑप्शन डी है हिस्टोरिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मात्र हम आपके लिए आज सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगला दिन आप लोग कहिएगा कि हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से और हर एक सब्जेक्ट बाय टॉपिक से, हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूज के लिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। इतना हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। आपको करना क्या है, जो हम आपको होमवर्क हम देंगे लूसेंट बुक में से उसे कंप्लीट करना है और इस सीरीज का खूब एंजॉय करना है। इतना एंजॉय करना है ना मत लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तब भी सिर्फ सुनना है, इसे सुनना है, आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर मद्य निषेध हो, सभी एग्ज़ाम को 4 कर आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 कर। तो इसी के साथ गुड बाय करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ गुड बाय।